हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है, उस न्यूज़ को हम देखेंगे। और ट्रंप ने फिर एक बार चीन पर दबाव बनाया है और ये बताया है कि उन पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो टेस्टिंग किट पर प्रतिक्रिया भारत ने दी है चीन की टेस्टिंग किट पर, उससे चीन तिलमिला गया है। और इसी के साथ एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को हम कवर करेंगे। और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो नोट्स के तौर पर, पॉइंट्स के तौर पर आपको दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कई बार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर इसलिए नहीं दिखाया जाता है, कटिंग इसलिए नहीं दिखाई जाती है क्योंकि यूट्यूब की स्पष्ट पॉलिसी है कि आप ना तो ई पेपर दिखा सकते हैं, ना पेपर की कटिंग दिखा सकते हैं, या फिर ना ही आप किसी मैगजीन की कोई कटिंग या पूरी मैगजीन दिखा सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं कि और भी चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए, मैं किसी चैनल के लिए नहीं कुछ बोल सकता। अगर वो दिखा रहे हैं तो वो स्वतंत्र हैं दिखाने के लिए। लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें आप किसी भी पेपर की कटिंग नहीं दिखा सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कटिंग दिखाई जानी चाहिए तो इस पर विचार किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें 4 नेशनल न्यूज़ हैं। पहला है प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर ब्रेक। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के प्रति बढ़ते उत्साह को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों को सावधान किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अभी प्रयोग के चरण में नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जा सकता है। जब तक इस थेरेपी से इलाज वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो जाता, तब तक रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के अलावा और किसी तरह से इसका इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसके इलाज के लिए विभिन्न तरीकों पर ट्रायल कर रहे हैं, जिनमें प्लाज्मा थेरेपी भी एक है। अभी भी यह ट्रायल स्तर पर है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इसके इलाज से कोरोना का मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यहां तक कि अमेरिका की फेडरल ड्रग्स एजेंसी भी इसे एक प्रायोगिक थेरेपी के रूप में देख रही है। और ये मुद्दा उठा क्यों? ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्यों ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। आईसीएमआर ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के पहले उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जरूरी इजाजत लेनी पड़ेगी। कुछ बड़े अस्पतालों ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में सफल होने के दावे के बाद राज्यों में इससे इलाज की होड़ लग गई। आईसीएमआर के अनुसार बिना सोचे समझे प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज मरीज के लिए घातक हो सकता है। अब इसमें कुछ छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि तत्काल लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के अधिकतर राज्यों में लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए पूरे देश में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने पर विचार करे। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। न्यायमूर्ति एनवी रमना, संजय किशन कौल और बी आर गवई की पीठ ने अधिवक्ता दीपक कंसल की याचिका पर कंसल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनने के बाद गत सोमवार को यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कंसल ने याचिका में कहा कि प्रवासी बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें मदद के लिए योजना पूरे देश में लागू करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है टेस्टिंग किट पर प्रतिबंध से चीन तिलमिलाया। भारत में कोविड-19 की जांच के लिए चीनी कंपनियों से आयातित टेस्टिंग किट पर रोक लगाए जाने से चीन सरकार बौखला गई है। और इन टेस्टिंग किट की गुणवत्ता
टेस्टिंग किट की गुणवत्ता को दोषपूर्ण मानते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने सोमवार को सभी राज्यों को यह निर्देश दे दिया कि इनका इस्तेमाल नहीं करें। भारत के इस कदम पर नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता सी रोंग ने इस फैसले को चिंताजनक, पूर्वाग्रह से पूर्ण और अनुचित बताया है। भारत की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट देने वाली कंपनी वोडम्फो ने इस पर गहरी निराशा जताई और कहा कि वह भी इस आरोप की जांच करेगी। चीनी दूतावास की प्रवक्ता सी रोंग ने एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चीनी सरकार का पक्ष रखा। इसमें कहा गया कि आईसीएमआर ने चीन की जिन 2 कंपनियों से टेस्टिंग किट मंगवाने का फैसला किया था, उन किट को नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड और भारत के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था पुणे से मंजूरी मिली हुई थी। उक्त दोनों संस्था सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम हैं। जिन 2 कंपनियों ने भारत को निर्यात किया, वे यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों को भी उक्त उत्पाद भेज रही हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 31,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 31,000 को पार कर गई है। मंगलवार को 1,500 से नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी से अब तक 29 और लोगों की मौत हो गई 24 घंटे के अंदर। मुंबई और अहमदाबाद सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को मुंबई में 25 लोगों की मौत हो गई और अहमदाबाद में 19 लोगों की जान चली गई है। दोनों ही शहरों में एक दिन में मौतों की यह सबसे बड़ी संख्या है। 7,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से देश में अब तक 937 लोगों की जान गई है और 29,974 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें पिछले 24 घंटे में सामने आए 1594 नए मामले और 51 मौतें भी शामिल हैं। लेकिन इन आंकड़ों में सोमवार शाम के मामले अभी शामिल नहीं किए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बाद औरंगाबाद जिला कोरोना वायरस का केंद्र बनता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर संक्रमितों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। सोमवार को यहां कुल 53 मरीज थे। मंगलवार को यह संख्या 105 हो गई है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आती जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं और इसमें आंकड़े जो हैं अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्वविद्यालयों में 25% कोर्स पढ़ाना होगा ऑनलाइन। कोरोना संकट से भले ही आगे कुछ दिनों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही हो, लेकिन इस दौर में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई की रफ्तार अब थमने वाली नहीं है। विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों ने इसे लेकर बड़ी योजना पर काम करना शुरू भी कर दिया है। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी नए शैक्षणिक सत्र से अब उन्हें 25% कोर्स ऑनलाइन पढ़ाना होगा। सभी विश्वविद्यालयों को अब अपने अपने मोबाइल ऐप भी बनाने होंगे। छात्रों को ऐप के जरिए ही जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी में सुझाव के बाद इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। कमेटी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने से जुड़ा प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को एक प्रोग्राम चलाने का सुझाव दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम का चयन करने की भी सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम का यह औसत बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर दिए गए अपने सुझावों से यूजीसी कमेटी ने हर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के पर भी जोर दिया है। ये नेशनल पेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहला है, इटली में 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित, 27,000 मौतें। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली में 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं। इटली और स्पेन के बाद 2 लाख से ज़्यादा संक्रमितों वाला अमेरिका और स्पेन के बाद 2 लाख से ज़्यादा संक्रमितों वाला इटली दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
अमेरिका में 10 लाख और स्पेन में 2.25 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं। वहीं संक्रमित मामलों की कमी को देखते हुए स्पेन और फ्रांस समेत और कई देश लॉकडाउन में ढील देने की योजना भी बना रहे हैं। दुनिया भर में अब तक 2,14,000 से ज़्यादा की मौत हो गई है। इटली में मंगलवार को 382 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है और 2,091 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को 333 लोगों की जान गई थी और 1,739 नए मामले मिले थे। अब तक 27,359 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,01,505 संक्रमित हुए हैं। फ्रांस और स्पेन लॉकडाउन में छूट देने का रोडमैप बनाने लगे हैं। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 301 लोगों की मौत हुई है। यह 2 अप्रैल को हुई 951 लोगों की मौत के मुकाबले 3 गुना कम है। देश में अब तक करीब 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी से जूझ रहे देश लॉकडाउन में छूट देकर अपनी खराब अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। न्यू साउथ वेल्स ने स्थानीय लोगों को मशहूर बॉन्डी बीच समेत अन्य तटों पर जाने की छूट दे दी है। प्रांतीय सरकार ने लोगों को पड़ोसियों के घर जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। एक दूसरे के घर आने जाने से बच्चों को भी साथ ले जाने की रियायत दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन के खिलाफ बेहद गहन जांच कर रहा है अमेरिका, ये बोला है ट्रंप ने। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ बेहद गहन जांच कर रहा है। साथ ही संकेत दिया है कि चीन से जर्मनी ने जितना मुआवजा मांगा है, उनका प्रशासन उससे भी ज़्यादा रकम मांगने के बारे में सोच रहा है। जर्मनी ने मुआवजे के तौर पर चीन से 130 अरब यूरो करीब 10 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। चीन ने पिछले साल मध्य नवंबर में पैदा हुए इस खतरनाक वायरस से पूरे विश्व में अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं का मानना है कि अगर चीन प्रारंभिक दौर में ही इस वायरस के बारे में पारदर्शिता दिखाता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं होती। अब कोई देश चीन से मुआवजा वसूलने के बारे में बात करना शुरू कर रहा है तो कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से नियमित बातचीत के दौरान जर्मनी के मुआवजे के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा, हम भी कुछ चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। जर्मनी जितने मुआवजे की बात कर रहा है, हम उससे कहीं बड़ी रकम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने अंतिम राशि तय नहीं की है। यह काफ़ी भारी भरकम होगी। इस वायरस के चलते अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चीन को इस वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराने के कई रास्ते हैं। इस संबंध में हम गहन जांच कर रहे हैं और आगे भी इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 4 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन खोलने की तैयारी, ऐप से स्टाफ की निगरानी। कोरोना काल में कंपनियां नए तौर तरीकों के साथ उत्पादन करने की तैयारी में जुट गई है। इन तैयारियों में अपने स्टाफ को कोरोना वायरस से बचा कर रखना उनकी प्राथमिकता में होगा। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अपने सभी स्टाफ को की सेहत पर अभी से पूरी नज़र रख रही है। इस काम के लिए वे आंतरिक रूप से विकसित ऐप का सहारा ले रहे हैं। कंपनियां स्टाफ के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी ले रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के 8 लाख कर्मचारी इन दिनों कंपनी की तरफ से विकसित ऐप के जरिए अपनी सेहत की जानकारी अपने एचआर से साझा कर रहे हैं। इस ऐप का नाम कोविड-19 सिम्टम्स चेकर है। इस ऐप पर स्टाफ अपनी पूरी जानकारी भरते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच उन्हें यह जानकारी देनी होती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के स्टाफ भी सुबह शाम कंपनी द्वारा तैयार ऐप पर सुबह 7 से 9 बजे के बीच सेहत की जानकारी देते हैं। इन कंपनियों के स्टाफ अभी घर से काम कर रहे हैं, पर ऐप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं देने पर उन्हें अपने प्रबंधकों के कॉल आ जाते हैं।
रिलायंस और मारुति की तरह कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इस तरह का कदम उठा रही हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि फीचर फोन के लिए भी आएगा आरोग्य सेतु ऐप। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि जल्द ही फीचर फोन के लिए भी सरकार आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करेगी। कोरोना से बचने के उपाय में अहम भूमिका निभाने वाले आरोग्य सेतु ऐप को अभी सिर्फ स्मार्टफोन में ही डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्यों की मांग पर आरोग्य सेतु ऐप राज्यों में जिलाधिकारियों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, नोकिया और एयरटेल के बीच 7500 करोड़ का करार। टेलीकॉम निर्माता नोकिया ने दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 7500 करोड़ रुपए का करार किया है। यह सौदा भारत के 9 सर्किलों में नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए हुआ है। इसकी मदद से एयरटेल को नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेष तौर पर एयरटेल के लिए अपना 4G नेटवर्क मजबूत करने में यह सौदा सहायक होगा। साथ ही इससे भविष्य में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है, कोरोना से लड़ाई के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 अरब का कर्ज भारत लेगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मंगलवार को $1.5 अरब के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना है। इसके तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालिक प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट्स यानी केयर्स प्रोग्राम के तहत यह ऋण समझौता किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल ने महामारी से स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का मुकाबला करने और उसे कम करने हेतु सरकार को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए इस ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट न्यूज है, एमएसएमई को नगद राहत के लिए सरकार ला सकती है नया फार्मूला। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार नया फार्मूला ला सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने सरकार को स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से इक्विटी जारी करने का सुझाव भी दिया है। वहीं एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी सीमा में बढ़ोतरी के लिए भी बैंक अब ऐप का इंतजार किया जा रहा है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ और बैंकों की तरफ से भी सरकार को एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से बॉन्ड जारी करने का सुझाव दिया गया है, जिसे आरबीआई खरीद सकता है या फिर एसपीवी का गठन कर सरकार इक्विटी जारी कर सकती है। बदले में जो रकम आएगी इसका इस्तेमाल एसएमई और एनबीएफसी के लिए किया जा सकता है। सरकार एसएमई के कारोबारी पहिए को गति देने के लिए उन्हें अधिक से अधिक नकदी मुहैया कराना चाहती है। तो ये बिजनेस पेज की हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है लोक प्रशासन को सुधारने का मौका। जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और राजनीतिक दल एक दूसरे से छिटाकसी से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, इन सभी में कई ऐसे प्रयास हैं जिसमें कि लोक प्रशासन को भी सुधारा जा सकता है। इसी सब पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है पालघर में साधुओं की हत्या का सच क्या है, यानी कि उसमें जो उनकी हत्या की गई सुनियोजित हत्या थी या साजिश, इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है इंडिक अकादमी के सदस्य विकास सारस्वत द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है अवसर को भुनाकर दिखाएं, यानी कि इस समय जिस तरीके से बाकी देश चीन से निर्यात को लेकर काफी डरे हुए हैं या कह सकते हैं कि वहां से अब पलायन करने की स्थिति में है,
तो ये एक अवसर है भारत के लिए कि वो उन सभी कंपनियों को अपने देश में स्थापित कर सके। तो ये एक अवसर है, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है लोक प्रशासन को सुधारने का मौका। प्राचीन काल से ही मान्यता रही है कि प्रत्येक बुराई के पीछे कुछ अच्छाई भी होती है। हर एक संकट से समाज और सशक्त होकर निकलता है। कोरोना संकट ने दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है। सभी देशों की सरकारें उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के सुझाव को लोगों ने जिस तरह स्वेच्छा से स्वीकार किया है, वह न केवल प्रधानमंत्री की जन स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दर्शाता है, वरन जनता की विवेकशीलता को भी इंगित करता है। कोरोना आपदा से लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी को प्रोएक्टिव रणनीति की सब प्रशंसा भी की जा रही है, लेकिन इस रणनीति की सफलता में उन लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों ने अग्रणी भूमिका निभाई जिनकी छवि जनमानस में बहुत अच्छी नहीं थी। पुलिसकर्मी, प्रशासनिक तबका, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार और कर्तव्य परायणता पर बहुत प्रश्न चिन्ह थे, जो स्वतंत्रता के बाद से ही लगे हुए थे। और जिस तरीके से लॉकडाउन में इन सभी ने कार्य किया है, देखिए किसी न किसी तरीके से अभी तक हम क्या करते थे, पुलिस की जो इमेज थी हमारे लिए निगेटिव बनी हुई थी। स्वास्थ्यकर्मी, जो सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी होते थे, हम ये मान के चलते थे कि सरकारी अस्पतालों या में इलाज ही नहीं होता है, वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बेकार होती है। और जो प्रशासनिक तबका होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि राशन की दुकानें या फिर जो स्वास्थ्य सफाई कर्मी होते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो सहायता करने के लिए जाते हैं, इन सभी की इमेज निगेटिव बनी हुई थी। और ऐसा था भी, कह सकते हैं कुछ परसेंट में, क्योंकि ये अपना कार्य उस तत्परता से और उस ढंग से नहीं करते थे जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस ने भारत में पैर पसारा और इन्होंने एकजुटता होकर सक्रियता दिखाई है, वो वाकई में प्रशंसनीय है और एक तरफा प्रशंसनीय है। मतलब किसी तरीके से, किसी प्रकार से उस पर उंगली उठाई ही नहीं जा सकती है, क्योंकि हम घरों में कैद हैं और वो हमारे ही लोगों की जान बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, उन इलाकों में जाते हैं जहां वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में। और देखिए वो सख्ती से पालन, कोरोना वायरस अगर आपको आने जाने से रोक रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं रोक रहे हैं, ना वो किसी आदेश का पालन कर रहे हैं, वो आपकी जान बचाने के लिए रोक रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ जा रहे हो, वहां पर कोई पॉजिटिव केस हो जिससे आप उसके संपर्क में आ जाए। तो अगर पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं तो आप उसको निगेटिव मत लीजिए, उनको नकारात्मक ढंग से मत लीजिए। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो आप उसे सुनिए और उसे समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य कर्मियों की बात है, अभी तक हम ये मान के चलते थे कि स्वास्थ्य कर्मी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, लेकिन इस समय अगर कोई योद्धा है और कोई भगवान है तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही हैं, क्योंकि वो लड़ भी रहे हैं और आपकी जान भी बचा रहे हैं, खुद के लिए भी लड़ रहे हैं और परिवार, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और आपके भी परिवार के लिए वो लड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों में स्पर्धा रहती है कि कौन कितना कर्ज माफ करवाता है, इसलिए लाभार्थियों में यह गलत संदेश जाता है कि कर्ज को लो और उसे चुकाओ मत, क्योंकि बाद में सरकारें उसे माफ करा ही देंगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घाटे का बजट एक फैशन सा हो गया है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी और मुट्ठी भर टैक्स देने वालों पर टैक्स का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर है लोगों में टैक्स चोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है। आर्थिक संकट के चलते विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उदारीकरण और निजीकरण का दबाव बनाया है। परिणाम सामने है। 1990 के बाद प्रत्येक सरकार ने सरकारी तंत्र को छोटा करने, लोक उपक्रमों का विनिवेश करने और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के फार्मूले पर चलना शुरू किया है। उनका मानना था कि इससे सरकारी तंत्र छोटा होगा, पुराने कानून खत्म होंगे, तकनीक के प्रयोग से कम लोगों से अधिकतम लाभ लिया जाएगा, कम त्वरित गति से पारदर्शिता होगी और उसका लाभ जनता को मिलेगा। निजी संस्थाएं सरकार के उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकती, वे सीमित सहयोग ही दे सकती हैं। संकट के समय जनता को केवल सरकार ही दिखाई देती है। कोरोना आपदा से निपटने में प्रत्येक राज्य में कोरोना वीरों ने जिस प्रकार लोगों की मदद और सेवा की है, उसका आभार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद ऐसे संकट में सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है।
विभिन्न गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थानों की प्रशंसनीय भूमिका के बावजूद जिम्मेदारी तो सरकार के हिस्से में ही आती है। तो ये मार तो गरीबों पर पड़ी ही है, क्योंकि काम धंधा बंद हो गया है। जो मोची होते हैं, जो छोटे छोटे खिलौने लगाकर सड़कों पर करते हैं, कपड़े लगाते थे या इस तरीके के जो थे, उनकी जीविका पूरी तरीके से रुक गई है। और कल भी न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा था कि अभी तक जो मजदूर थे, यानी कि जो प्रवासी मजदूर थे, उनके पास जो राशि थी उससे तो वो अब काम चला रहे थे, लेकिन अब वो इतने मजबूर हो गए हैं। क्योंकि जो मुंबई वगैरह में दिखा रहे थे कि जो चौल होते हैं 10 बाई 10 के होते हैं, उसमें जहाँ 4 लोगों की जगह होती है वहाँ 12 लोग रुक रहे हैं। पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ 4 से 5 लोगों का ही भोजन उपलब्ध करा रही है। अब ये सोचने का विषय है कि जब 4 या 5 लोगों का भोजन आता है तो उसमें 12 लोग भोजन कैसे कर सकते हैं। और इसमें ये भी था कि कुछ मजदूरों ने ये बताया कि अभी तक तो हमारे पास पैसे थे, तब तो हम उसको खरीद कर सामग्री को खा ले रहे थे, लेकिन अब पैसे भी खत्म हो गए हैं, खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ पलायन, यानी कि अपने राज्य लौटने के अलावा कोई जरिया नहीं है। चाहे वो 700 किलोमीटर का सफर तय करें या फिर 800 या 1000, लेकिन उनको पलायन करने के अलावा उनके पास, या तो फिर वो भूखे मर जाएं, लेकिन भूखे मरने से अच्छा है कि वो पैदल चलकर अपने दूसरे स्थान पर पहुंचकर कुछ नया कार्य शुरू कर सकें। आज सरकारी कर्मचारियों के लिए अवसर है कि कोरोना प्रबंधन से उपजी जन सामूहिक सहानुभूति में वे अपनी जन विरोधी, भ्रष्ट और औपनिवेशिक प्रतिछाया वाली छवि से निजात पाकर दक्ष, प्रभावशाली, श्रेष्ठ कार्य संस्कृति और जनमित्र की छवि अर्जित कर सके। यह सरकारों के लिए भी अवसर है कि वे नौकरशाही में परिवर्तन कर उसे जनमित्रताशाही का स्वरूप प्रदान करें। आज कोरोना आपदा को अवसर में बदलने और गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर प्रशासन हेतु लोक प्रशासन, लोक उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई संजीवनी देने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है पालघर में साधुओं की हत्या का सच। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया। भारत के जीवन दर्शन में साधु भाव का विशेष महत्व है। यहाँ पुलिस की उपस्थिति में भीड़ द्वारा साधुओं की हत्या होना समय के साथ आए सामाजिक पतन का भी सूचक है। इस घटना के कई चिंताजनक पहलू सामने आए हैं। उग्र भीड़ द्वारा साधुओं को अपने कब्जे में लेने के बावजूद करीब 4 घंटे तक वन विभाग की चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब किया गया। जघन्य अपराध पर अपमान की कलई चढ़ाते हुए शुरुआती घटना में 3 चोरों की भीड़ द्वारा हत्या के रूप में प्रसारित किया गया। साधुओं की हत्या के बाद मामूली सी प्रतीत होती लेकिन गंभीर आयामों वाली यह खबर भी सामने आई कि क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं और वे बाहरी लोगों का गांव के भीतर हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। एक खबर यह भी आई कि काश्तकारों के नाम पर बने इस ईसाई एनजीओ ने आरोपियों की कानूनी लड़ाई का बीड़ा उठाया है। नक्सलियों की चिर परिचित शैली में इस संगठन द्वारा सरकारी अमले को आदिवासी वर्ग का शत्रु बताया जा रहा है। अब देखिए, समाज में जो इस समय, पहली बात तो पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन भारत में ये जो प्रथा चली आ रही है, कुप्रथा चली आ रही है, अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर कोरोना वायरस से आपको लड़ना है तो ये आप एकजुट होइए। ये एकजुट होकर साधुओं को मारने का आपका क्या मतलब बनता है? और आप, और पहली बात तो पुलिस की क्या भूमिका है? देखिए, जहाँ एक तरफ कोरोना योद्धा, मतलब पुलिस जो है कोरोना योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, और वही पुलिस जब साधु उनसे सहयोग मांगने गए तो उन्होंने बल्कि सहयोग के तो नहीं किया और साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। अब अभी तक अगर पुलिस चाहे तो अभी तक आरोपियों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन अभी भी सिर्फ 101 बताया जा रहा आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन उन्होंने साधुओं को क्यों मारा, क्या कारण था, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। झारखंड के खूंटी, गुमला, चाईबासा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, छत्तीसगढ़ के जसपुर, मध्य प्रदेश के डिंडोरी और उड़ीसा के सुंदरगढ़ में यह और भी विशिष्टता के साथ पत्थलगड़ी आंदोलन का रूप ले चुकी है। पत्थलगड़ी आदिवासियों की सदियों पुरानी यह परंपरा है
जिसमें गांव के बाहर एक शिलालेख पर रियायत की आबादी, गांव का इतिहास और जनजाति के नियम आदि का उल्लेख रहता था। आज उस पत्थर गढ़ी को विकृत रूप देकर गांव के बाहर एक बड़ा पत्थर लगा गांव को स्वायत्त घोषित किया जा रहा है। पंचायत एक्ट 1996, फॉरेस्ट एक्ट 2006, संविधान के अनुच्छेद 244 एक एवं 19(5) और SC ST एक्ट 1989 की मनगढ़ंत व्याख्या कर आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है कि ग्राम सभाएं स्वायत्त गणराज्य हैं। पालघर कांड के राष्ट्रव्यापी आयाम और धर्मांतरण कराने वाले संगठनों के स्थानीय प्रभाव को देखते हुए राज्य CID द्वारा जांच कितनी ही निष्पक्ष सही पर समग्र नहीं हो सकेगी। न्याय हुआ भी तो सजा केवल उन आदिवासियों को मिलेगी जो राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र के प्यादे की तरह इस्तेमाल हुए हैं। यदि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की तरह इन हत्याओं को भी साधारण अपराध मानकर जाने दिया गया तो यह भारी भूल होगी। तीसरा आर्टिकल है अवसर को भुनाकर दिखाएं। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि चीन को कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलाने का जिम्मेदार माने जाने के कारण यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका, जापान आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। इसे भारत अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बनने वाली है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी राज्यों को यह सलाह दें कि वे इन कंपनियों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करें। आखिर इस कोशिश में खुद केंद्र सरकार क्यों नहीं जुटती? क्या यह उचित नहीं है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर सक्रिय हो और चीन से निकलने की तैयारी कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क साधकर उन्हें देश में लाने के लिए हर संभव मदद का कदम उठाए? आवश्यक तो यह है कि इसके लिए संबंधित मंत्रालयों की कोई संयुक्त टीम गठित कर तत्परता का परिचय दिया जाए, क्योंकि ये कंपनियां भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के निमंत्रण का इंतजार नहीं करने वाली। केंद्र सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि चीन से निकलने का मन बना चुकी सैकड़ों कंपनियों के लिए पसंदीदा ठिकाना वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के मुकाबले इन देशों में कहीं अधिक उपयुक्त माहौल और सुविधाएं हैं। क्या ऐसी सुविधाएं भारत में हैं? दावे कैसे भी किए जाएं, हकीकत कुछ और ही है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर है स्पोर्ट्स पेज और हमारे लिए एक आर्टिकल है, महामारी खत्म नहीं हुई तो रद्द होगा टोक्यो ओलंपिक, और ये बोला है मोरी ने। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अगले साल तक भी कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो फिर 1 साल के लिए स्थगित किए गए टोक्यो 2020 गेम्स को रद्द कर दिया जाएगा। महामारी के कारण गेम्स में पहले ही 1 साल की देरी हो गई है। इनका आयोजन अब 23 जुलाई 2021 से होगा। टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा कि इन्हें आगे स्थगित करना संभव नहीं है। जापान ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार के दौरान जब मोरी से पूछा गया कि अगर महामारी का खतरा अगले साल भी बना रहता है तो क्या गेम्स को 2022 तक टाला जा सकता है, उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसे रद्द कर देंगे। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर ब्रेक लगा दिया है। इटली में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, 27,000 मौतें। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार। महामारी खत्म नहीं हुई तो रद्द होगा टोक्यो ओलंपिक, और ये बोला है मोरी ने। कोरोना से लड़ाई के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 अरब का कर्ज देगा। नोकिया और एयरटेल के बीच 7500 करोड़ रुपए का करार हुआ है। तो ये आज का यानी कि 29 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।